progress. ये कौन है? फसी फसी। अच्छा वो जो फसी का नाम याद हुआ है मुझे। माइक का पिक कर रहा है कि बहुत ज्यादा पिक कर रहा है, क्या हुआ? आपने सेंसिटिविटी ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा रखा हो। इवन सांस पिक कर रहा है। सर इसकी मेरे ख्याल से यहाँ पे प्लस माइनस की एडजस्टमेंट है माइक के ऊपर। यहाँ पे बटन बजेगा माइक के, पता नहीं किस चीज। नहीं छोड़ दो भाई, कहोगे बाकी लोगों but Mike is performing very good. Lost the legs, but को कहा था इसको ठीक कर दो, वो चलेगा। Actually, it's a very good mic. लेकिन देखिए हमने लास्ट टाइम कहाँ तक काम किया था? अरे यार तुम्हें नजर आ रही है पिन कहाँ गिरी? नहीं नहीं ये नहीं, टेबल पे गिरी है। ये वो दोनों ऐसे ये अरे हाँ थैंक यू। ये सब चीजें बाद में स्पेयर पार्ट्स में नहीं मिलती है। So next time you problem. सब लोग देखें कि हमने पिछली क्लास में जो काम किया था, we were on simple harmonic motion में हमने जो काम करा था that was horizontal and we were here and we were discussing the phase concept between displacement, velocity and acceleration. हमने पिछली क्लास में यहाँ तक काम किया था, फिर हमने नहीं सॉरी ये करेक्शन है, we were actually on this topic. There were two springs, ये बात, और मैंने बताया था कि ये हमारे कोर्स का सबसे किस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पिछली क्लास में हमने ये वाला टॉपिक जो है ये शुरू किया था और हमने ये मेंशन किया था कि जब ये स्प्रिंग मूव करेगा तो इस स्प्रिंग में मोशन जब होगी तो ये उसकी सेंट्रल पोजीशन है, और जब ये राइट को जाएगा तो इधर कंप्रेशन हो जाएगी और इस तरफ जो है वो क्या हो जाएगी? एक्सपेंशन हो जाएगी। अच्छा, जब ये ऐसे मूव करेगा तो ऐसे ही दोनों तरफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी। सो हमने पिछली क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट बनाया था, फिर हमने कहा था कि इसका एक फॉर्मूला है -k1 + k2 अपॉन m। m का मतलब क्या है? m का मतलब है मास विच इज इन द सेंटर, और k1 k2 क्या है? k1 k2 क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। जवाब दो ना ताकि लगे बहुत सारे बच्चे आए हैं, क्लास इज फुली लाइव। देखो मैं क्या बिल्कुल इतने सारे बैलून से भी बंदा गुजर के आ जाए तो बाकी लेवल चाहिए, बंदा बैलून में कहीं घूमो रास्ते में तो बैलून लेके बैठ जाए। देखो अब तुम ये रिकॉल करो, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x, ठीक है? ये हमारे
आपको पता है कि ये किसका टाइटल है? दिस इज द टाइटल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये दो फॉर्मूला। अच्छा अब बताओ कि क्या ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा इसमें, और ये फॉर्मूला किसका है? दिस इज फॉर दिस वन पर्टिकुलर सिचुएशन। आप इनको इक्वेट कर दो। जब आप इक्वेट करोगे तो आपको किसका फॉर्मूला मिल जाएगा? ओमेगा का। और इसी को रख के फिर आप वो फॉर्मूला भी बना सकते हो जो कि टाइम पीरियड से रिलेट करते हैं। चलो अब आज की हमने लास्ट टाइम मेरा ख्याल है कि यहां तक कॉपी किया है, तो अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। ये हमारा आज का पहला टाइटल है। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर ऑसिलेशन वाले यूनिट में तुम्हें करना है। हर ऑसिलेशन एसएचएम के फॉर्मूला से कंपेयर होगी। जब भी तुम एसएचएम का कोई फॉर्मूला बना लोगे तो तुम उसको कंपेयर करोगे किसी के साथ। हमने ये कर दिया। अब आप देखो कि अगर दोनों स्प्रिंग एक जैसे हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों स्प्रिंग एक जैसे होते हैं, और कभी ऐसा भी होता है कि दोनों स्प्रिंग क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। गुड। तो हमारा आज का ये दूसरा टाइटल होगा कि अगर दोनों स्प्रिंग एक हों तो वैसे फॉर्मूला है K1 प्लस K2, वो दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड होंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यस। तो अब आपको ये वाली स्क्रीन कॉपी करनी है। डायग्राम रफली बनानी पड़ेगी क्योंकि ये इनका फेवरेट टॉपिक है। तो अगर फेवरेट टॉपिक है तो उसको थोड़ा बहुत कवर करना पड़ेगा। सेवन people। सर बाद में 1.5 घंटे का लेक्चर है। ऑनलाइन ही चाहिए। मसला ये है कि पिछले मर्तबा हमने तो भी कोशिश की थी कि पिछले पेपर में ज्यादा बच्चे आए थे, आपने कौन ऑनलाइन से थे, 4 थे टोटल बेटा। सर्च के डबल। देखिए हमने ये मेंशन कर दिया था, और इसको इन्होंने कई चीजों पे मॉडल किया। ये जो दो तरफ स्प्रिंग लगा हुआ है और बीच में एक ऑब्जेक्ट है जो इधर जाएगा, लेफ्ट और राइट मूव करेगा, इसको इन्होंने कई चीजों पे मॉडल किया। जैसे इनका कहना है कि दिस कैन बी सिमुलेटेड ऑन मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इन सॉलिड्स। देखो कि दिस दिस डायग्राम कैन बी this diagram can be exemplified. This diagram can be exemplified by this diagram can be exemplified by different models like molecular vibration in solids.
like molecular vibration, सर पता है हम एक्सप्लेन कर रहे थे ये आएगा छोटी सॉलिड होना चाहिए। ओके चलो अब आ गए हो तो काम करो बेटा। लेफ्ट करने कोई नहीं आना था कि बच्चे नहीं थे। आप बेटा कहती हो चलो शुरू करो, दो लाइनें छोड़ो और हेडिंग डालो एनर्जी कंसिडरेशंस इन ऑसिलेशंस। चैप्टर है एसएचएम और एनर्जी पे सब लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और एनर्जी वो टॉपिक है जो हर फिजिक्स के मैकेनिक्स में आएगा। और जब तुम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करोगे, जब तुम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ देखोगे तो तुम देखोगे कि हम फिर दोबारा पेंडुलम की एग्जांपल ले रहे हैं। पेंडुलम इज समथिंग व्हिच इज नोन टू अस फ्रॉम वेरी अर्लियर क्लासेस। तो हम पेंडुलम को हमेशा घसीटते हैं, कॉन्सेप्ट इससे बनाते हैं, लेकिन ये पेपर में आता नहीं आजकल। बहुत कम क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें पेंडुलम पर मिलेंगे। जब आप मीन पोजीशन पर पहुंचे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अब पोटेंशियल एनर्जी को ए लेवल में बड़ी ख्याल से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि एक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमारे जहन में आती है ग्रेविटेशनल, वो हर बार इन्वॉल्व नहीं होगी। यहाँ तो ठीक है, ये कुछ हाइट ले रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरी जो स्प्रिंग के सवाल होंगे वहां कौन आ जाएगा फिर इलास्टिक। जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेंगे तो आप रुकेंगे, रुकने का मतलब स्पीड जीरो होगी तो काइनेटिक जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल मैक्स हो जाएगी। जब आप ये केस लेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल की जगह कौन आ जाएगा, वो इलास्टिक पोटेंशियल आ जाएगी। इसी तरह स्प्रिंग का सवाल देखो, उसमें किसकी एंट्री हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होगी, काइनेटिक प्लस, प्रोवाइडेड तुम लॉसेस को इग्नोर कर दो। लिखो कि इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रांसलेशंस, हेडिंग ये वाली है, इंपॉर्टेंट एनर्जी ट्रांसलेशंस आर नंबर 1 change in kinetic energy. Important energy translations are number 1 change in kinetic energy, number 2 change in potential energy, number 2 change in potential energy, और उसी में ना ब्रैकेट में लिखो ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल पे लिखो एंड स्लैश और। सर पर दोनों भी तो आ सकती है। अरे इंग्लिश तो पढ़ो, मैंने क्या लिखा है यार, अच्छा अच्छा और लिखवा के हाँ बस बोलते जाने हैं बगैर सोचे। क्या लिखा है इंग्लिश में, एंड स्लैश और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा हो गया है, yes. बड़ी बात है, अच्छा हो गया।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो और लिखो नंबर थ्री एनर्जी लॉसेस। मैसेज नहीं करो भाई। अच्छा सॉरी प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट कैसे मिजाज हैं? ये वही है मेरा ठीक है, ये इस नाम से कैसे आ क्या नाम है? अल्लाह तो ऐसा रमजान है? अच्छा मतलब नाम नहीं याद, लेकिन ये वो बनने की बहुत कोशिश करता हूँ। थोड़ा वो आजकल एक फैशन बन गया ना, थोड़ा भरम दुखी उर्दू है। I'm a quite local boy, I'm not a girl। खैर चलो भारत जहाँ रहे कुछ रहे। अब देखो नंबर थ्री एनर्जी लॉसेस लाइक हीट एंड साउंड, like heat and sound, like heat and sound, लिखो। यहाँ पे देते भाई माइक। देखो अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया और मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको स्क्रीन पे साथ लिखा भी कि एनर्जी ट्रांसलेशंस में क्या क्या है। एनर्जी ट्रांसलेशंस में डेल्टा ईके है, डेल्टा ईपी है और हीट लॉसेस है। अब बोर्ड पे देखो, देखो पेंडुलम के केस में ग्रेविटेशनल ईपी इन्वॉल्व होगी, पेंडुलम के केस में ग्रेविटेशनल ईपी इन्वॉल्व होगी ना, क्योंकि ऊपर जाएगा वो। यहां से कॉन्सेप्ट बन गया कि हमने लिखवाया एंड और, तो ये चॉइस हो गई, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। इस केस में इलास्टिक ईपी होगी, इस केस में इलास्टिक ईपी होगी, बताओ नहीं होगी, सवाल नहीं पता लेकिन नहीं होगी। अच्छा इस केस में इलास्टिक ईपी होगी लेकिन, ठीक है तवज्जो रखना, कॉन्सेप्ट भी बार्गेन नहीं करो जब मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। अब बताओ इसमें इलास्टिक और ग्रेविटेशनल दोनों होंगी। वेरी गुड, कॉन्सेप्ट बन गया है। पेंडुलम वाले केस में स्ट्रिंग अनस्ट्रेचेबल ना हो, इसमें पेंडुलम वाले केस नहीं, वो तो फिर वो जैसे योयो वाला होता है ना उस तरह का, जिसको स्लाइडली भी कहते हैं, उसमें आ जाएगा जाहिर सी बात है। चलो अब ये कॉपी करो, कॉपी करें। कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि टोटल एनर्जी के प्लस यू ले रहे हैं, और टोटल एनर्जी के प्लस यू लेने का मतलब ये हुआ कि हम एज यूजुअल क्या करेंगे बताओ, हम एनर्जी लॉसेस को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। गुड, एनर्जी लॉसेस आर एनर्जी लॉसेस आर इग्नोर्ड। उसी स्क्रीन को अपडेट कर लो, एनर्जी लॉसेस आर इग्नोर्ड। अब आप हेडिंग डालो काइनेटिक एनर्जी। इस चैप्टर में अक्सर वो काइनेटिक एनर्जी को के रखेगा और यू वही आपको खतरनाक वाला लेटर जो है काइनेटिक एनर्जी ओ लेवल से पढ़ रहे हैं। बताओ काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट जल्दी से बता दो, व्हाट इज अ काइनेटिक एनर्जी। तुम में से जो लोग पायलट शिप में बैठे हो, वो जो स्विंग करता है ऐसे, तो वो डिफरेंट शेप्स में आता है।
उसमें जो एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता स्विंग करने से आती है वो होती है काइनेटिक। या तुमने अगर वो झूला झूला हो जिसमें एक बच्चा झूले पर होता है, दूसरा उसको पुश करता जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत बड़े एम्पलीट्यूड पे जाता है, इससे जुड़ा होगा। स्विंग तो है लेकिन उसमें वो जो खास स्टाइल होता है ना कि तुम थोड़ा थोड़ा इम्पल्स देते रहो तो झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ता है। अब मुझे बताओ what is kinetic energy in oscillation? When an object is oscillating, the energy possessed by its motion is called, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी पायलट शिप, तो पायलट शिप में जो काइनेटिक एनर्जी आ रही होती है वो उसकी मोशन से डिराइव होती है। यही हमने ओ लेवल में पढ़ा था। अब आपने हेडिंग डाल दी काइनेटिक एनर्जी, उसमें आपको ये देखना है कि उसका फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का मेन फॉर्मूला क्या है, समझो बोलते रखो, ठीक है। और इस चैप्टर में ऑसिलेशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अब इस v को यहां रख दो तो अंडर रूट हट जाएगा, ओमेगा पे भी स्क्वायर आएगा, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला बनेगा। आप लिखिएगा कि इट इज द एनर्जी possessed by an object due to oscillation. It is the energy possessed by an object due to oscillation. फिर इसमें साइड हेडिंग दो डेरिवेशन, साइड हेडिंग दो डेरिवेशन, और ये वाली स्क्रीन कॉपी कर लो। माशाल्लाह अच्छी बात है, सीआई में तो ऐसे बच्चे चाहिए ना। सब पढ़ने लगे तो आप तो थ्रेशोल्ड 100 में से 99 पर होगा। चलो अब तुम इस डेरिवेशन को आगे चलाओ, स्क्वायर हटा दो और इस फॉर्मूला को डेवलप कर लो। जी लॉसेस नहीं लोगे तो एक्स नॉट क्या रहेगा, देखो जो एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेशन का वो एनर्जी ड्रिवन होता है। अगर तुमने एनर्जी लॉसेस खत्म कर दिए या तुम इग्नोर कर दो तो क्या होगा, स्क्रीन पे जवाब दो। इधर तुम भी टिकटॉकर मैसेज नहीं करो फजूल, मैं तो काम की बात पूछ रहा हूँ ना, मैं कौन से तुम्हें को मैं पूछ रहा हूँ कि नक्शा बताओ। बताओ जब एम्पलीट्यूड, जब आप एनर्जी लॉसेस को कंसीडर नहीं करोगे तो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, तो एम्पलीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट। चलो अब उसके बाद हेडिंग डालो टोटल एनर्जी। बेटा मैसेजिंग नहीं करो, कांस्टेंट, ठीक है। हाँ अब देखो ये अच्छा सेंसिबल क्वेश्चन पूछा आपने काफी अरसे के बाद।
ये हर चैप्टर का एक खास टेम्परमेंट है कि यहाँ इसकी वजह बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो एक के ब्लेंडर से भरी हुई है। हेडिंग डालें टोटल एनर्जी, और उसमें देखिए कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस यू। जब आप मीन पोजीशन पर पहुंचेंगे तो उस वक्त यू क्या होगा, जीरो। यू जीरो होगा। यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल जीरो हो जाएगी, और इसलिए टोटल एनर्जी किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी की नहीं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इससे पहले मैक्सिमम ई के आ चुके हैं फिजिक्स, जी उसमें आया था ना, इसको मैं ट्रैक में भी रखा हूँ, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम में रखा। वेरी गुड, ये कॉपी हो। हेडिंग डालें टोटल एनर्जी, और उसमें ये कॉपी करें। बीच में लिख देंगे ना क्लास पूरी एक साथ एक। नहीं, वो पैकेज सही है। ये जो बाहर सूरत हाल है ना, जिस तरह की डेकोरेशन हुई भी है, सभी खोलना। चलो, अब देखो, मीन पोजीशन पर पहुंचोगे तो एक्स क्या होगा। देखो सपोज पर मोबाइल बिल्कुल रोक दो। मीन पोजीशन पे पहुंचोगे तो मीन पोजीशन पर क्या होगा, एक्स जीरो। जीरो होगा। अब मीन पोजीशन पे एक्स जीरो, तो मैंने उस फॉर्मूला में, देखो फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ है कौन सा, ये वाला, देखो ये लिखा हुआ है। अगर मैं इस फॉर्मूला में एक्स को जीरो कर दूं तो एक्स हट जाएगा पूरा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ ओमेगा, हाफ एन ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अच्छा, फिर एक्सट्रीम पर पहुंचो तो क्या होगा, अगर तुम इसी फॉर्मूला में आओ और एक्सट्रीम पर पहुंचो तो ये वाला एक्स किसके बराबर होगा, एक्स नॉट के। एक्स नॉट माइनस होकर कैंसिल हो जाएंगे, और एक्सट्रीम पर काइनेटिक क्या होगी, जीरो। तो आपको ये मिल गया कि के मैक्स किसके बराबर है, और ई थ्री किसके बराबर हो गया। इससे इन्होंने टोटल एनर्जी निकाल दी। अब आपने हेडिंग डालकर ये सॉरी ये कॉपी होगा। अब आपको और से समझना है कि मैथमेटिक्स के लेवल पे चालाकी क्या की। काइनेटिक एनर्जी को मैक्स कर दिया क्योंकि उसका फॉर्मूला था, पोटेंशियल जीरो हो गई, वो हट गई। तो इसका मतलब ये कि ऑसिलेशन के दौरान जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वही एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट करती है। क्या इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, जब मैक्सिमम पोटेंशियल होगी वो भी किसको शो करेगी, बोलो। इतने सारे बच्चे बैठे, जवाब दो। बोलो टिकटॉकर, कतई यूं बैठा होता है। वैसे वो भी घर में ही है। ये बच्चा ये सारे टिश्यू खाली करते हैं।
हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी और इसका सिंबल है यू। देखो तुम्हें अप्रोच समझ में आ गई। इन्होंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया, फिर एनर्जी का बनाया और उसको रखकर अब ये किसका बना रहे हैं। ठीक है, इसको पेपर में याद रखना बड़ा चैलेंज है, इसलिए आपको हर जगह हर टीचर बोलेगा कि ये याद कर लो कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है। इसी में आप x को हटाओ तो क्या बन जाएगा, और अगर x नॉट को हटाओ तो क्या बन जाएगा, u। इससे याद रखना बहुत आसान है। तो अब आपने हेडिंग डाली पोटेंशियल एनर्जी और उसमें देखिएगा ये वाली स्क्रीन, इसका स्केच देखिए। अब वेरी वेरी फेमस स्केच अपीयर्ड मेनी टाइम्स इन आवर पेपर, और ये स्केच तुम्हें बड़े अच्छे से समझना है। देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, उसको हम क्या कह रहे हैं, और जो स्माइली वाला पार्ट है जो कि नीचे जाके फिर ऊपर आ रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो सैड फेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, लॉजिक है। देखो ये जीरो और से देखो, ये जीरो कौन सी पोजीशन है, मेन पोजीशन पर काइनेटिक क्या होती है, मैक्सिमम जीरो कैसे होती है, मेन पोजीशन पे काइनेटिक क्या होती है, मैक्स होती है। और ये जो पोजीशन है ये कौन सी है, एक्सट्रीम। और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या चीज मैक्स हो जाती है, देखो काइनेटिक एनर्जी मीन पर मैक्स थी, और पोटेंशियल किस पे मैक्स होती है, वो जाकर एक्सट्रीम लेवल टच करती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां जाके रुकेगा। जब एक्सट्रीम पर जाके ऑब्जेक्ट रुकेगा तो उस पॉइंट पर काइनेटिक क्या हो जाएगी। तो अब तुमने इसका ये सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसको बहुत अच्छे से कॉपी करना कि इसका कॉर्नर ब्रेक ना, कॉर्नर ब्रेक समझना प्लीज। देखो ये जो पॉइंट है गौर से देखना, ये और ये पॉइंट बिल्कुल लाइन में आने चाहिए। अगर ये लाइन में नहीं आएंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गलत हो जाएगा और फिर वो वहां सेट हो जाएगा। समझाने को आता है। हाँ, लेकिन ज्यादातर ये बना हुआ होता है ग्राफ पेपर पे। When the external force ceases to act, there is some movement. If we neglect mechanical energy losses, the increase in the kinetic energy is equal to the loss in potential energy,
and the total mechanical energy remains constant. The horizontal segment corresponds to the total mechanical energy, which remains constant despite the changes in position. The difference between the total energy and the potential energy is, of course, the kinetic energy. Its magnitude for each position can be calculated from the graph. Consider the block moving back and forth. The energy of the motion across the rest point is the kinetic energy, 1/2 mass times velocity squared. The energy at either end of its movement is the potential energy, 1/2 k times a squared. At any moment, the sum of the kinetic and potential energies equals a constant amount of energy. अब ये एनिमेशन उसको Conservation of energy means that the work done on a spring moving it from its rest point becomes potential energy at the new position of the block. This potential energy would then become kinetic energy if you released the block. How fast would a 2.0 kilogram अब देखो, ये मैंने पहला ग्राफ बनाया पोटेंशियल का, दूसरा काइनेटिक का और तीसरा मैंने क्या बनाया, इनको हम लोग A11 में कहते हैं सिंक स्केचेस। ये इस चैप्टर में बहुत कम आते हैं। इस चैप्टर में ज्यादातर वही स्केचेस आते हैं जो इनको वो रटवा देता है। जैसे तुम्हें ये वाला स्केच बहुत मिलेगा, लेकिन इस तरह के स्केचेस बहुत कम आते हैं। इट्स अ वेरी रेयर स्केच। ये कॉपी होगा लेकिन नीटली, मतलब ये तीनों ऊपर नीचे कॉपी हो। सर एक सेकंड पिछला वाला दिखा दें। कुछ मैसेजिंग नहीं करो। चलो ख्याल रखना, इसका y एक्सिस कनेक्टेड है। कॉपी करें। इसको नीटली कॉपी करिएगा कि y एक्सिस सिंगल में। When a body is suspended from a spring, or when a pendulum is moving in simple harmonic motion, its velocity reaches a maximum value at the point of balance and is equal to 0 at the point of maximum displacement. At any moment during the motion, the kinetic energy of the body is related to the velocity of the body and is equal to mv squared divided by 2. If we neglect any energy losses, the total mechanical energy of a system must remain constant. Since the kinetic energy increases and then decreases, it must be converted into a different type of energy. This energy is the potential energy. When a body is suspended from a spring, समझ लिया। आप हेडिंग डालो कैंपिंग,
दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डाल दो डैम्पिंग। ये टॉपिक कभी कभी आता है और इस चैप्टर में आप इसको नंबर 2 या नंबर 3 पे रखो, और हर चैप्टर में इनके फेवरेट है जो आपको अब जब 12 फरवरी हो गई, आज अगर 12 मेरे ख्याल है, तो आपको रट जाना चाहिए कि हर चैप्टर में इनके फेवरेट कौन है, और फिर आप स्मार्ट हो, फिर आप उसकी लैंग्वेज अपडेट करते जाओ, एग्जाम रिपोर्ट को रखते जाओ, और ये बिल्कुल स्केल हो जाएगा। लिखो हेडिंग डालकर कि डैम्पिंग इज द रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन, डैम्पिंग इज द रेजिस्टेंस टू ऑसिलेशन। हमने क्या किया कि पूरा चैप्टर हमने ये कह के चलाया कि जनाब देयर आर नो एनर्जी लॉसेस, लेकिन असल में तो होते हैं। हम जब अपने हाथ को मूव करते हैं तो हमारी बोन्स में भी फ्रिक्शन होती है, नेचर उसको लुब्रिकेट करती है। हम एक व्हील को घुमाते हैं, वहां भी फ्रिक्शन होती है, नेचर हम उसको डाइल्यूट करते हैं और फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं। इस तरह डैम्पिंग का मतलब ये है कि जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो सिस्टम उसको अपोज करता है। ये ऑपोजिशन जो ऑसिलेशन को रोकना चाहती है उसको हम क्या कहते हैं? गुड। लिखो कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स और स्टेजेस ऑफ डैम्पिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स, इंग्लिश इनकी अच्छी है, उनको पता है कि दोनों अल्फाज में फर्क है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड stages of damping depending upon the intensity of resistance, depending upon the intensity of resistance। देखो साइड हेडिंग नंबर 1 डैम्पिंग, जो इसका नाम है, हल्की सी डैम्पिंग हो, थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो। देखो तुमने हेडिंग डालनी है नंबर 1 लाइट डैम्पिंग, मामूली सी रेजिस्टेंस हो। ये पेंडुलम है, एज यूजुअल उसी से एंट्री हो रही है। जब आप इसको रियल में ऑसिलेशन पे छोड़ते हैं तो क्या होता है, जहां ये हैंग हो रहा होता है वहां पर फ्रिक्शन होती है। टिकटॉकर बोलते देखो, जहां ये हैंग हो रहा होता है वहां पर फ्रिक्शन होती है, और इस पूरे मीडियम में इसको किससे रेजिस्टेंस मिलती है? एयर से, जिसको हम एयर्स में कहते थे डी। व्हाट वाज डी? विस्कस ड्रैग फोर्स। ये रेजिस्टिव फोर्सेस क्या करती हैं? एनर्जी कम कर देती हैं। उससे क्या होगा? एम्पलीट्यूड ड्रॉप करेगा उससे। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग रूल है कि टाइम पीरियड वोंट चेंज, क्योंकि जब एनर्जी कम हो गई, एम्पलीट्यूड भी कम हो गया, तो रेशो में क्या चीज नहीं बदलेगी। और ये एक इनके मुताबिक दिस इज अ फेयर एजम्पशन। एक होता है एजम्पशन और एक क्या होता है? फेयर एजम्पशन। चलो अब ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। यहां तक चैप्टर आ गया ये कहकर कि एम्पलीट्यूड नहीं बदलेगा। तुम समझ गए कि वो एक एक्सेप्शन थी, अब वो उस एक्सेप्शन को हटा रहे, जिसका मतलब अब चैप्टर खत्म की तरफ आ रहे। लास्ट टॉपिक है सर। हाँ, उसको ये चैप्टर जिस तरह डायरेक्ट थ्योरी बड़ी जबरदस्त तरीके से बनती है कि आपने पूरा चैप्टर एक एजम्पशन पे रख के बनाया कि नो एनर्जी लॉसेस, लेकिन रियल में होते हैं, अब आपको उसको कवर तो करना था।
कहाँ बोले थे my cat goes this on every Sunday. हम्म? Admin कहाँ बोले थे my cat goes this on every Sunday. हाँ, वो तो यहाँ भी मतलब बैठे एडमिन को तो वहाँ मैनेज कर सकते हो, द पीपल सिटिंग हियर एंड को फिर उनको हो जाता है। देखो क्या चीज है एम्पलीट्यूड। अब ये कॉन्सेप्ट इससे पहले भी आ चुका है और इसको हमने वहां एक और नाम से पढ़ा था, एटीन्यूएशन। और ये किस टॉपिक में आया था, जब हम लोग मेडिकल फिजिक्स पढ़ रहे थे, और उससे पहले भी जिक्र हुआ था। जब एक सिग्नल ट्रेवल करता है तो वो वीक हो जाता है, इसी तरह जब एक वेव ट्रेवल करती है तो वो वीक हो जाती है। इसीलिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एसएचएम को सिलेबस कहता है कि किसमें रखो, वेव में, क्योंकि हर जगह तो वेव लेके बैठा हुआ है वो। तो अब आपने कॉन्सेप्ट बनाया कि कौन सी डैम्पिंग पढ़ रहे, लाइट डैम्पिंग। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, लेकिन स्ट्रिक्टली नोट करना है कि क्या चीज नहीं बदलती, जो टाइम पीरियड है वो देखो इधर टिकटॉक का बोर्ड पे देखो, क्या चीज नहीं बदलती। तो जब तुम इसको बनाओ तो रूलर रख के वो देखे कि टाइम पीरियड तो नहीं बदला, अगर बदल गया तो वो तुम्हारा कबाड़ा कर देगा। लेकिन अच्छी बात ये कि इस चैप्टर में स्केचेस बनाने को बहुत कम आता, 90% केसेस में स्केच खुद बना के बैठा होता। चलो ये बनाओ, स्ट्रिक्टली पी डज नॉट चेंज। जब तुम बनाओ तो इस बात का ख्याल रखना कि टाइम पीरियड ना बदले, बदल गया तो कबाड़ा हो जाएगा। बोर्ड पे देखिए,
जो स्केच ये बना के देता है उसकी क्वालिटी ये होती है। वो पे देखो, the examiner gives you a very extremely calibrated sketches, और वो फिर आपसे कहता है कि आप इसमें जाकर रीडिंग लो। तो हमने सीख लिया कि क्या चीज नहीं बदलेंगे। गुड। The illustration represents light damping. The oscillations continue, but their amplitude decreases. और से देखिए, The illustration represents light damping. The oscillations continue, but their amplitude decreases. अब डालो नंबर 2। अब आप साइड हेडिंग दो नंबर 2। ठीक है, नंबर 2, क्रिटिकल डैम्पिंग। लफ्ज क्रिटिकल बहुत सारी सेंस में यूज होता है, लेकिन तुमने इसको जब भी लफ्ज सुनो तो तुम एक बात याद रखो कि जरूर इस लफ्ज को जब भी यूज किया जाएगा वहां पर क्या चीज क्रॉस हो रही है, कोई कट ऑफ। हम कहते हैं क्रिटिकल सिचुएशन, वो आजकल आप सुन भी रहे हैं इकोनॉमी वालों के मसलू से। इस तरह खुदा ना खास्ता कोई पेशेंट हो, वहां भी ये लफ्ज बोला जाता है। क्रिटिकल वो चीज होती है फिजिक्स में जो किसी बाउंड्री पर किसे क्रॉस कर जाए, कट ऑफ को क्रॉस कर जाए। अब यहाँ इसका बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब है, जब कोई चीज ऑसिलेट करती है तो वो ऑसिलेट करती जाती है। सिंपल पेंडुलम का यही केस है, हिला के छोड़ा हिलता रहेगा। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो ऑसिलेशन को सिंगल या सेकंड स्टेप के बाद एक रोक देती है। सब यूनिक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं एक टिकटॉकर को लाऊंगा डिस्कशन में, क्योंकि इसके पास इस तरह की फिजूल चीजों का एक्सपीरियंस होता है। गाड़ी के बोनट पे अक्सर लोग चढ़ के बैठे होते हैं और बोनट को हिला रहे होते हैं। जैसे मेरान वगैरह छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी में भी हो जाता है, लेकिन आप इस एग्जांपल को देखिएगा, अच्छी एग्जांपल है कि आप गाड़ी के बोनट को हाथ से दबाएं और छोड़ें, तो ऊपर आएगा, हल्का सा हिलेगा और फिर रुक जाएगा, वाइब्रेट नहीं करता रहेगा। तो बहुत ही कुछ सस्ती गाड़ी वाइब्रेट नहीं करता है, वो तो तमाशा बन जाएगा। तुम अगर किसी जब से गुजरोगे तो गाड़ी ऐसे चलती रहेगी, इसलिए नींद की गाड़ी हो। हाँ टिकटॉकर बताओ जरा, मुझे शेयर करो। बोनट को आपने प्रेस किया और छोड़ दिया तो क्या करता है, वो रिलीज होता है और वापस रुकता है कहाँ पर, अपनी जगह पर। और अपनी जगह का मतलब कौन सी पोजीशन, मेन पोजीशन पर। अब अच्छे मैट्रेस के एग्जांपल लो, अच्छा मैट्रेस, वो नहीं सस्ते वाले जिसको कूद कूद के खराब करते हैं, हार्ड वर्क। मैट्रेस का भी यही होता है, आप उसको दबाएं और छोड़ दें, वापस आएगा, थोड़ा मतलब श्वास, लेकिन फिर दोबारा रुकेगा मेन पोजीशन। क्या वो ऑसिलेट करते रहते हैं? नहीं। अगर वो सही कैलिब्रेट हुआ है, अगर वो ऑसिलेट करता रहेगी तो आप क्या आएगा, रहेंगे, वो हिलता रहेगा। जब आप उतर जाएंगे तब वो एकदम रुकना ही पड़ेगा, तो किसी को भी हर्ट कर सकता है। वो डंपिंग कैसे हर्ट कर सकता है, कैसे हर्ट कर सकता है, वो एग्जांपल पे किसी के ना ये वाली इंजन जो होती है, जो लोग देखा जो नए जाते हैं वैसे जो गोल को घूमने की कोशिश कर रहे हैं, छोड़ो वो अभी मैं नहीं बोलता, पाकिस्तान में इस तरह के बहुत इवेंट्स हैं। अच्छा अब बना वो डैम्पिंग जो किसी चीज को स्लाइटली ऑसिलेट होने दे और फिर मेन पोजीशन पे लाके लिक कर दे, उस ऑसिलेशन को हम क्या कहते हैं, उस ऑसिलेशन को कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। ऑसिलेशन हुई लेकिन कौन सी पोजीशन पे आके रोक लिया उसने। जैसे ये गाड़ी के शॉक एब्जॉर्बर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो मैं गाड़ी के बोनेट की एग्जांपल दे रहा था, उसमें गाड़ी के शॉक्स होते हैं। ये शॉक्स गाड़ी को एक मरतबा ऑसिलेट होने देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको रोक देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? यस। Shock absorbers in a car are used to dampen the oscillations caused by the movement of the car as it travels. These are usually located inside a coil spring, as shown here. The damping of the oscillations is achieved by moving oil using a piston, which is situated in the shock absorber. Shock absorber. एक और बड़ी अच्छी एग्जांपल, मीटर, जिनमें लीडर्स होती है ना,
तो ये निडल अक्सर ऐसे हल्का हल्का वाइब्रेट करती हैं। इस वाइब्रेशन को अलाउ किया जाता है, लेकिन इस वाइब्रेशन को आप बढ़ने नहीं देते। जैसे ये निडल घूमेगी ना, तो आपने इसमें करंट छोड़ा तो ये निडल ऐसे घूमेगी, यहाँ पहुंची, हल्का सा वाइब्रेट करेगी यू, और फिर एक पोजीशन पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसको कहते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। तो क्रिटिकल डैम्पिंग वो होती है जो सिंगल ऑसिलेशन। This illustration represents critical damping. The system quickly regains the equilibrium position and does not perform any further oscillations. गौर से सुनिएगा। This illustration represents critical damping. The system quickly regains the equilibrium position and does not perform any further oscillations. एनी फर्दर ऑसिलेशन। अब तुम सोचो कि ये गाड़ियों का डिजाइन कितना सोच के बना हुआ है कि जंप के बाद, जंपर से गाड़ी एक मरतबा अगर वाइब्रेट ना करे वो भी मुश्किल है, खतरनाक है, वो चोट हाथ लगेगी, और अगर वाइब्रेट करे तो वो जाहिर है कि गाड़ी के सारे सिस्टम टूट जाएंगे। तो ये चीज कहलाती है क्रिटिकल डैम्पिंग। तो लिखो कि सर ये कह सकते हैं इसका रिबाउंड नहीं होता? नहीं, रिबाउंड से भी बेटर रोक लेता है। रिबाउंड में तो आप नीचे जाएंगे फिर वापस। तो लिखो कि हेडिंग डालो क्रिटिकल डैम्पिंग, और उसमें लिखो कि इट इज अ केस व्हेन द ऑसिलेटिंग सिस्टम, it is a case when the oscillating system is allowed to oscillate slightly allow the system slightly, but the system regains the equilibrium position, but the system regains the equilibrium position quickly. System regains the equilibrium position quickly and does not oscillate further. इसके बाद ये वाला स्केच कॉपी करो। और लिखो कि फॉर एग्जाम्पल shock absorbers, in a vehicle, for example shock absorbers in a vehicle। अब आप एक लाइन छोड़ो और साइड हेडिंग डालो हेवी डैम्पिंग। नंबर 3, अब तुम समझ गए कि वो आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग की इंटेंसिटी बढ़ाता जा रहा है और वो ऑसिलेशन उसको रिस्पॉन्ड करेगी। हैवी डैम्पिंग क्या होती है कि तुम किसी चीज को इतना टाइट कर दो, इतना फिक्स कर दो कि वो ऑसिलेट कर सकती हो, लेकिन वो वहां से हिल ना पाए। ये बहुत मामूली सा ही है, जैसे बालकोनीज होती है, ब्रिजेस होते हैं। अगर आपने कंपस की एग्जांपल देखी, बड़ी फनी चीजें होती है कंपस में कि वो नट लूज हो जाए तो कंपस घुमाते हुए खिलती है। हम अगर उस कंपस को बहुत टाइट करके रखें तो कंपस घूमते वक्त ऑसिलेट नहीं करती। वो डैम्पिंग जो किसी ऑसिलेट एबल सिस्टम को ऑसिलेट ना कर, उस डैम्पिंग को क्या कहते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड हेवी डैम्पिंग। से आपने कंपस को टाइट किया, अब आप कंपस नहीं मिलेगी, दिस इज कॉल्ड हेवी डैम्पिंग। अब आप ये लिखेंगे कि देखो ये है फ्री ऑसिलेशन। अब आप थोड़ा आगे आ गए, राइट डैम्पिंग हो गई,
या क्रिटिकल की तरफ जा रहा है, ये अब तकरीबन क्रिटिकल हो गया, इट्स स्लाइटली नियर क्रिटिकल। फिर उसके बाद आप हेवी डैम्पिंग में आ गए। जब हेवी डैम्पिंग आती है तो उसमें देखें दिस इज कॉल्ड, उसने इसको यूज किया है ओवर डैम्पिंग। फिर ऑब्जेक्ट वर्चुअली अपनी मेन पोजीशन तक वापस आता ही नहीं। मैक्सिमम करके देखा नहीं, वो तो किसी पे नहीं। देखो कि इफ डैम्पिंग is so high that there is an infinite delay, if damping is so high that there is an infinite delay in the return of the object to the mean position, in the return of the object to the mean position, comma, it is called heavy damping. It is called heavy damping. ग्यारह बजे का बोला था मैंने आपसे, मैं आपको 11 बजे का बोला था, 11 बजे लिखा हुआ टाइम टेबल तो इसने तो फिगर किया। जी। होटल के साथ बना सकते हैं। इसके बाद चलो ये वाला स्केच कॉपी करो, ये वाला स्केच कॉपी करो। देखो कि in heavy damping the object virtually never returns to the mean position. In heavy damping the object virtually never returns. In heavy damping the object virtually never returns to the mean position. For example, a tight compass. For example, a tight compass इसमें जो चैप्टर के शुरू में हमने काम किया उसको ये रिलेट करेगा और एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया इसने स्प्रिंग से और उसको ये हिला के छोड़ेगा। जब ये हिला के छोड़ेगा तो एयर रेजिस्टेंस होगी, स्प्रिंग के अंदर भी फ्रिक्शन होती है। ये पहला केस है जिसमें जो फ्रिक्शन होगी और जो एयर रेजिस्टेंस होगी वो क्या प्रोवाइड करेगी, लाइट डैम्पिंग। फिर आप इसके साथ एक कार्ड लगा दें, ज्यादा जोर से आवाज आएगी, जो कार्ड है उससे डैम्पिंग बढ़ जाएगी। आप इसके नीचे एक बीकर रख दें और बीकर में पानी हो तो फिर डैम्पिंग और बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम डैम्पिंग को स्टेज वाइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब जरा आप बुक पे देखें, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम अगर इसको हिला के छोड़ें तो इस वक्त ये आराम से खुशी से ऑसिलेट कर रहे हैं। देखें, अब आपने इसमें पानी रख दिया, जब आपने पानी रखा तो क्या हुआ, क्रिटिकल डैम्पिंग अब वापस आता है लेकिन फिर रुक जाता है। अब ये क्या है, ठीक है, अब ये देखें, ये हैवी डैम्पिंग की तरफ आ गया। इससे आप समझ सकते हैं कि शुरू में जो काम हुआ गाड़ियों पर, उनमें फ्यूल, ऑयल
और मुख्तलिफ तरह के फ्लूइड्स जो हैं उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक बहुत मशहूर एग्जांपल है जो एसएचएम के चैप्टर में 4 से 5 मरतबा आ चुकी है, वन ऑफ देयर फेवरेट एग्जाम्पल। ये वो सवाल है जहां तुम्हें उस कॉन्सेप्ट का लिंक मिलेगा, और एक बहुत मशहूर चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो ईएम इंडक्शन है, ये टॉपिक क्लब हो जाता है यहां आकर किसके साथ, एसएचएम के साथ। ये बड़ा मशहूर क्लब है। क्लब क्या है कि अगर आप एक एल्यूमिनियम की या किसी मेटल की शीट को लें और उसको ऑसिलेट करके छोड़ दें, और सामने आप क्या रख के बैठे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट रख के बैठे हैं, अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करें एडी करंट्स होते हैं। तो क्या होगा कि वो जो शीट है वो फील्ड लाइंस काटेगी। जब वो शीट फील्ड लाइंस काटेगी तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस होगी। चूंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है तो ईएमएफ क्या बनाएगी, एडी करंट। एडी करंट्स। और वो जो एडी करंट्स हैं वो क्या करेंगे, जब फ्लक्स चेंज होगा और एडी करंट्स बनेंगे तो वो आपकी एनर्जी को डिसिपेट कर देंगे, और उससे क्या होगी, और इससे स्पार्क्स होंगे, और ये क्या बन जाएगी फिर, डेक। इसी तरह एक और बड़ा मशहूर क्वेश्चन, 6 से 7 मरतबा, उठ पे देखो, 6 से 7 मरतबा ये एग्जांपल पेपर में आ चुकी है। फिर ये दो टॉपिक्स का क्लब है, ईएम इंडक्शन और एसएचएम, जो बड़ा मशहूर क्लब है। वो क्लब क्या करो कि स्प्रिंग के साथ किसे लटका दो, मैग्नेट को, नीचे तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाओ और उसके साथ क्या लगा दो, सेंटर 0 गैल्वानोमीटर। इसको ना ऑसिलेट करके छोड़ो। जब ये उसके अंदर जाएगा और बाहर आएगा तो क्या चीज बदलेगी, फ्लक्स बदलेगा। जब फ्लक्स बदलेगा और उससे ईएमएफ इंड्यूस होगी तो सर्किट में एनर्जी ट्रांसलेट हो जाएगी। रिजल्ट ये होगा कि इस ऑसिलेटिंग स्प्रिंग का एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डैम्पिंग। फिर कहा जाता है कि इस चैप्टर में एक ऐसा सवाल आया था जिसने वहां पर लोगों को बिल्कुल जीरो कर दिया था। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। हमारे A2 की हिस्ट्री में 2 सवाल ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल टच किया था। एक सवाल आया था एंथैल्पी चेंज से, और वो हिस्ट्री बन गई थी, एक बहुत आसान चैप्टर है। उससे इतना मुश्किल क्वेश्चन आया कि वो 98% लोगों से नहीं हो सका, और इतना बुरा रिस्पॉन्स था कि फिर वो टोटल से हटाना पड़ा। ये उसकी एग्जांपल है। देखो, गाड़ी के अंदर पिस्टन होते हैं। ये पिस्टन गाड़ी को ड्राइव करने के लिए काम करते हैं। ये पिस्टन ऐसे ऊपर और नीचे मूव करते हैं, और अगर ऑयल प्रॉपर हो तो ये ऑसिलेशन क्या होती है, एसएचएम। इस पर बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था कि ऑसिलेशन 2 तरह की होती है, नेचुरल और फोर्स होती है। जो एटॉमिक वाइब्रेशन है वो क्या है, नेचुरल है। If we set a pendulum in motion, we will find that after some time it will stop swinging due to the damping effect. If the pendulum is to keep performing oscillations with the same amplitude in the same way as a pendulum in a clock, then we need to provide it with energy by applying a certain force at specific moments. In this case, the frequency of change in the external force, which is causing the oscillations, corresponds to the frequency of oscillation of the pendulum. The oscillations which occur as the result of the application of external driving force are called forced oscillations. These forced oscillations have the same frequency as the changes in the driving force. ये हमारा If we अगला set a कॉन्सेप्ट बन गया कि जब हम किसी चीज को खुद जबरदस्ती ऑसिलेट करवाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फोर्स ऑसिलेशन। अब आप 2 लाइनें छोड़िएगा और हेड डालिएगा फोर्स्ड ऑसिलेशंस। जो ऑसिलेशंस हम शुरू करते हैं या हम उसको मेंटेन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो लिखो कि methods to initiate such an oscillation, methods to
initiate such an oscillation are number 1 सिंगल इंपल्स, एक मर्तबा पुश करके छोड़ दो, जैसे आपने झूले को एक मर्तबा पुश किया और छोड़ दिया। नंबर 2 शॉर्ट पीरियोडिक इंपल्सेस। इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ी थोड़ी देर के बाद इंपल्स देते रहो। कोई एग्जांपल दो, कोई बच्चों की झूले वाली एग्जांपल। तुम्हें से किसी ने किसी बेबी को केयर किया हो, डे केयर होता है ना, बताओ टिकटॉकर। बच्चों का झूला होता है घर में, तो क्या सब बचपन से तुम्हें डाउनलोड किया लोगों, अजीब आदमी हो जाए। सब लोग इस तरह बचपन से बड़े हुए हैं ना, घर में बच्चे होते हैं, आपके बच्चे को झूले पे बिठाया, उसके साथ एक अक्सर जो एक खवातीन रस्सी बांधी होती है और एक बार पुश करके छोड़ दिया, हिल रहा है। जब वो स्लो हो गया फिर अच्छा ये वाली थोड़ी थोड़ी देर के बाद इंपल्स डालते जाओ। इसको क्या कहते हैं? शॉर्ट पीरियोडिक मोशन। ये क्या है? कंटिन्यूअस एनर्जी इनपुट, करते रहो। जिसमें तुम एनर्जी देते रहो, जैसे गाड़ी का पिस्टन होता है। तो नंबर 3 है कंटिन्यूअस एनर्जी इनपुट। नंबर 3 डालो। चलो अब हेडिंग डालो रेजोनेंस। सर आप बोलते हैं एंड के लिए सारे आसान आसान चैप्टर। काफी आसान है, इसका पॉसिबल ना। कैलिबर थ्योरी नहीं होता, कैलिबर होता है पास्ट पेपर फैसला करते हैं कि मुश्किल है आसान। सर अगर क्वांटम फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करने में 2 घंटे लग गए। हाँ, उसमें अगले 10 से 2 घंटे नहीं लगेंगे। ये देखो, इसका हमेशा याद रखो A2 में क्यों मार्क्स आते हैं, कि A2 में अगर तुम करते जाओ, तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। आप देखो डिफिकल्टी लेवल ऐसा पहले पुराने क्वेश्चंस करो, फिर बीच वाले करो, फिर नए करो, तुमसे कोई टॉपिक नहीं लगेगा, वो सवाल ही लेके बैठे हुए फिक्स। चलो भाई, टिकटॉकर बच्चे का झूला। अब जैसे इसने ऑब्जेक्ट किया, तनी ऐसे कैसे हो सकता है? ज़रा ऑप्शन इससे होगा, इसको मैंने डाउनलोड किया होगा। अब बताओ, बच्चों का झूला है, इसको हम कई तरीकों से ऑसिलेट कर सकते हैं, और यहां से कॉन्सेप्ट बनेगा इस टॉपिक का पहला। कितने ऑसिलेटिंग सिस्टम बनाए जाते हैं या बने हुए होते हैं, उनकी हमेशा एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। यानी हर चीज जो ऑसिलेट करती है, उसकी स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या होती है? एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे एक पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2 पाई अंडर रूट जी ओवर एल। लिखो हेडिंग डालने के बाद, एवरी ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एवरी oscillating system has a natural frequency of oscillation. Natural frequency of oscillation, for example, फिर ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। शायद माइक खुला बोल, ये वाली स्क्रीन कॉपी करें। क्या करते हैं? काम करते सर के चैनल पर। ठीक है।
सर पूरे 15 मिनट करेंगे। अभी जो कॉन्सेप्ट आपने कॉपी किया, इसका मतलब क्या है कि हर चीज की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। अब ये जब रिसर्च की गई और इनको इसको ऊपर लाना था चीजों को, तो इन्होंने देखा कि चीजें खुद से भी वाइब्रेट करती हैं। इन्होंने ये नोट किया कि हर चीज जब वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेशन उस वक्त होती है जब वो किस पर हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर हो। आप एक छोटी गाड़ी को तेज चलाएं तो उसकी वाइब्रेशन बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें, दरवाजा जोर से बंद करें तो खिड़कियों में वाइब्रेशन आती है। तो इनको समझ आ गया कि हर चीज में जो कि कहीं ना कहीं प्रिवेटिव है, उसमें एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। डिस्कवर क्या हुआ कि अगर तुम किसी चीज को खुद ऑसिलेट करो, फिर तो अगर सुनो, बस क्लास टाइम खत्म हो रहा है। अगर तुम किसी चीज को खुद ऑसिलेट करो और तुम उसको थोड़ा थोड़ा करके क्या देते जाओ, इम्पल्स, बार बार थोड़ा थोड़ा करके पुश करो, तो जब तुम किसी चीज को पुश कर करके ऑसिलेट कराओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जैसे तुमने पेडल किया, उसको हिला के छोड़ दिया, फिर तुमने उसको पुश किया, फिर पुश किया, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उसकी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये फ्रीक्वेंसी बढ़ते बढ़ते अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी को टच कर जाए, उस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट है उसका एम्पलीट्यूड एकदम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होती है, दोबारा समझो कि रेजोनेंस क्या होती है कि आप एक ऑसिलेशन को क्या करो, स्टार्ट करो और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी को बाहर से बढ़ाओ, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाओ। जब तुम्हारी ड्राइवर फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को टच करेगी तो जो एम्पलीट्यूड है वो एकदम से बढ़ेगा। इस एक्सट्रीम इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड, तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बनाओ, रेजोनेंस इज एन एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ ऑसिलेशन विथ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एम्पलीट्यूड। तो आप लिखिएगा, लिखो कि इफ शॉर्ट impulsive forces are if short impulsive forces are used to initiate an oscillation, the frequency can be increased gradually full stop. If this continues if this continues
if this continues, comma, if this continues, the driver frequency may equate the natural frequency. The driver frequency may equate natural frequency at this point. At this point, the system absorbs energy from the surrounding. At this point, the system absorbs energy from the surrounding and its amplitude rapidly increases to a maximum value. And its amplitude rapidly increases to a maximum value. This is called resonance. तो ये कॉन्सेप्ट मैप कॉपी होगा नहीं भी टाइम है मेरे पास 10 मिनट है नहीं सर 11:30 बस बहुत है हाँ तो 10 मिनट 11:30 10 मिनट बहुत क्लोज आ गई उसको तकलीफ थोड़ी सी आती है सर अगली संडे ना द्वारा लॉक करके बैठ जाइए आए भी आप अंदर जाने दीजिए अंदर अच्छा उसमें अटेंडेंस बुलाई हाँ उसमें ये बच्चा तो सबसे आगे वो पिंक कलर के सूट पहन के ना पिंक वेस्ट कोट और सारा उसमें कुछ लोग होंगे फ्रंट लाइन पर होंगे टाइम से पहले पहुंचे होंगे फ्रंट टाइम का मार्क अब देखो एम्पलीट्यूड हमने ओ लेवल से पढ़ा एएस में भी पढ़ा कि एम्पलीट्यूड इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ इंटेंसिटी इज अ मेजर ऑफ एनर्जी जब रेजोनेंस होगी तो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करना पड़ेगा एनर्जी को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वरना सिस्टम अपनी जेब से एनर्जी नहीं डाल सकता ये कॉपी होगा ये बच्चों से पूछ लीजिए सोचा हम रात में बैठे हुए ये बच्चे नहीं वो भैया में दूसरी होती है जो हॉरर मूवीज दिखाने की नहीं होती रेड आईज और येलो आईज अब इसका स्केच है रेजोनेंस का टॉपिक कभी कभी आता है लेकिन जब भी आएगा आपको ये मतलब स्केच मिलेगा और से देखिएगा कि जब आप किसी चीज को ऑसिलेट करवा रहे हैं तो आपने एक स्केच बनाया उसके उन पे देखिएगा टिकटॉकर आपने उसके वाई एक्सिस पे क्या है एम्पलीट्यूड और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी आपने आहिस्ता आहिस्ता डैम्पिंग हटानी है क्यों ताकि सिस्टम खुल के ऑसिलेट करे रेजोनेंस एंड डैम्पिंग अपोज ईच अदर आपने रेजोनेंस हटानी शुरू की आपने हेवी डैम्पिंग के बाद क्या कर दी तो सिस्टम थोड़ा रिलैक्स हो गया एम्पलीट्यूड बढ़ गया
आपने डैम्पिंग और कम कर दी, हटा दी, तो एकदम क्या चीज शूट कर गई? ये गौर से देखिएगा, इसकी टिप थोड़ा थोड़ा राइट को जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब क्या चीज बदल रही है? फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पर ये कर जाएगा वो होगी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी रेजोनेंस उस वक्त होती है जब आप क्या मेक श्योर करें, नो डैम्पिंग। वेरी गुड, लिखिएगा रेजोनेंस कैन अकर, resonance can occur only when damping is zero. Resonance can occur only when damping is zero. फिर ये वाला स्केच कॉपी होगा नीटली, वो जो टिप वाली बात बताई है वो ध्यान से कॉपी करिएगा। वो जो राइट को लीक करिए, हम्म, वो जो राइट को लीक, जो राइट को ग्राफिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो राइट को हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेट हो रही है। फिर आप इसमें करते, तुम दीवार के साथ करोगे? कैसे बच्चे हो तुम यार, वाकई इसको डाउनलोड किए हैं। जी बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस से करेंगे। मैं जिस बच्चे ने हाँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, लेकिन वो जो पिलो फाइटर है उसका तो कोई मैच ही नहीं है। और उसमें जब मॉम की एंट्री होती है, मॉम मैं तो था ही नहीं, मुझे तुमने जबरदस्ती किसी को बुलाया। ये कॉपी करें, हो सकता है कुछ ऐसे इसकी कोई ऐप आ जाए मेरे में। अभी हमारा करवा देगा सर, ऑनलाइन डायपर चेंजिंग ऐप। सर के आप फिर सिमुलेटर जो होता है ना, बेबी सिमुलेटर के हाँ। सर एक मिनट पीछे कर, तुम हमेशा लेट होती हो, पता नहीं क्या था उसके मजाक कर रहे हो। If we change the frequency of the driving force, we will find that when the frequency approaches the frequency of free oscillation, F0, the amplitude of the oscillations will increase. The lighter the damping, the easier it will be to observe the increase in amplitude. Theoretically, if there were no damping, the amplitude of oscillation would approach infinity. The curves, which we can see in the graph here, are called resonance curves. भाई बहुत अच्छी एनिमेशन थी, अगर आपने इसको गौर से देखा तो उसने कहा कि ये शॉर्ट इम्पल्सिव फोर्सेस हैं, थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ेगा। देखो कि there are some cases in which resonance is useful. There are some cases in which resonance is useful, like माइक्रोवेव ओवन, बहुत मशहूर एग्जांपल है। लाइक माइक्रोवेव ओवन, MRI, तीनों लेटर कैपिटल है, बोर्ड पे देखें, MRI, माइक्रोवेव ओवन, कॉमा MRI, while there are some cases, इसका बड़ा ट्रेजिकल, अब आपने देखा अभी टर्की में, while there are some cases where resonance is very dangerous, where resonance is very dangerous,
ये फिर मसला क्या हो गया? याद रखो यार, बहुत फेमस टॉपिक है। लाइक सर गाँव में आगे मारना यस, सर हम छोड़ देंगे। वेरी डेंजरस लाइक अर्थक्वेक, उसमें अब हेडिंग डालें, 2 लाइनें छोड़कर चैप्टर खत्म हो रहा है। द फैक्टर्स दैट determine the frequency response and sharpness of resonance. ये है नहीं यार पूरी heading खा दिया। अच्छा 4 एक्स्ट्रा चैप्टर दे गए, 2 हफ्ते का चैप्टर था ये। भाई तो हमारे पास 2 हफ्ते है ही नहीं, कितने दिन है आज? 76 है चल। मैंने पोस्ट इसका देखा मतलब 77 है सर, लेकिन हमारा 4th को है। तो 4 से पहले बहुत सारा पानी गुजर जाएगा बेटे पुलों के नीचे से, बल्कि कुछ लोगों के तो पुल ही गुजर जाएंगे। पुश। हाँ, देयर इज नो ब्रिज। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन ये आता नहीं है पेपर में, इसीलिए इसको ज्यादा अहमियत नहीं मिलती। कि जब आप रेजोनेंस करवाते हैं तो आप उसको फिर कंट्रोल भी तो करेंगे, दरवाजे में, खिड़कियों में, गाड़ियों में, तो उनमें आप रेजोनेंस को कंट्रोल करते हैं। देखो नंबर 1, डिग्री ऑफ डैम्पिंग। हम डैम्पिंग के जरिए रेजोनेंस को होने से रोकने, जिन लोगों ने जलजले से बचने के लिए बिल्डिंग्स बनाई हैं, उन्होंने सारे फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट किए। नंबर 2, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब हम चांद लगा के जोर से स्नीज करते, इट्स अ वाइब्रेशन ना। अगर कभी तुम स्नीज के बाद और से देखो, यू ऑलवेज फील अ वाइब्रेशन। नंबर 3, चलो सब कॉपी करो जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। अब ये जो प्रिवेंशन का टॉपिक है, जो एक सब टॉपिक है, वो इसी पर बेस करता है कि तुमने एक वॉशिंग मशीन डिजाइन, तुम चाहती हो कि वो ना हिले, रेजोनेट ना करे, तो तुम उसके सेंटर में जाकर एक ब्लॉक रखोगे, और वो ब्लॉक क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा रेजोनेंस। तो लिखो कि रेजोनेंस कैन बी प्रिवेंटेड, हेडिंग नहीं आ रही। हेडिंग रेजोनेंस कैन बी प्रिवेंटेड, resonance can be prevented by resonance can be prevented by degree of damping। जितनी रेजोनेंस करवानी है उस हिसाब से, can be prevented by degree of damping। for example a heavy mass is placed, for example a heavy mass is placed in the bottom of a washing machine drum, in the bottom of a washing machine drum। चलो चैप्टर है फिनिश माशाल्लाह, जल्दी से फॉर्मूला कॉपी करो, फिर क्लास खत्म है। डैम्पिंग का कोई सर लेकिन फिर भी वॉशिंग मशीन वाइब्रेट तो करती है। हाँ, वो डिपेंड करता है, बहुत मशीन जो आती है वो बहुत स्लाइड सा वाइब्रेट होती रहेंगी, लेकिन मतलब उसको आप मिनिमाइज करना, ये नहीं चाहते ना रोके। या तभी मैं लिखा है डिग्री ऑफ डैम्पिंग। तुमने डैम्पिंग का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? यूजलेस क्वेश्चन। चलो ये कॉपी करो। और सर जब शॉकर आया तो बात खत्म हो गई, पहले वीडियो तमाम होती ना। वैसे तो नहीं क्या लगा पिछले बार में 4 बजे जगह 10-12 आगे लगाई और आए में माशाल्लाह 9 लोग। ये वाले फॉर्मूलाज कॉपी करें जल्दी से। देखिए
और ये बच्चा वाकई ना, सर मैं चलो कॉपी करो। अभी मैं क्लास नहीं में लिखा। अभी मैं खोला, मैं अभी कुछ नहीं किया। He's such a nice boy. He's intellectual. You know, maybe इसको कॉपी करें, फिर हमारी क्लास खत्म है। ये बड़ा चैप्टर खत्म हो गया और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। जल्दी से फॉर्मूलास कॉपी करें, फॉर्मूलास तो पूरी करते हैं। तो उसके बगैर तो आप एटीयू में तो फॉर्मूलास हर करें। डायग्राम होनी चाहिए, ये तो फॉर्मूला बहुत बड़े हो जाते हैं, बट आई प्रीफर कि A2 में फॉर्मूला इतने ज्यादा है तो सब में ही डायग्राम होनी चाहिए। याद रखिएगा, फॉर्मूलाज रजिस्टर के आखिर में कॉपी करो। एक फॉर्मूला बुक बनेगी तुम्हारे अपने हाथ से लिखी हुई, जो आगे टफ टाइम आ रहा है उसमें तुम्हें हेल्प करेगी। और है बस ऐसे जैसे बच्चे पूछते हैं खाने की एक प्लेट खाने के बाद कुछ लोग होते हैं ना, माशाल्लाह कॉपी करें सर एक सेकंड पहले तो बहुत महंगा था। जल्दी जल्दी। लगता है DSL पे डाउनलोड नहीं किया है ना, पहले होता था बैंड बहुत। सर आप खुद ही आसानी में कहते बेटा तो आपको आप ये सीख रहे हो, इतना स्लो। बात तो सही है ना, इतना स्लो नेट था बात। सर आप आगे कर। एक पेज चला दे ताकि साथ साथ वो फिल हो जाए। किसके पास है कोई पेज इसमें इस तरह से निकल सकते हैं, इसमें नहीं तो वो आगे वाली बुक है ना। नहीं सर ये पैरल फाइनल इस पे निकाल के आप निकाल दो, A2 लिखो और अपने अपने नाम से लिख दो। कोई फायदा लास्ट टाइम याद नहीं किया था। बेटा मैं क्या जवाब दूं? सर आप इसको नहीं बोलते, मुझे बोलते। नहीं बेटा, बात उल्टी सीधी कर रही है ना, क्या किया बस मतलब
कॉपी करो जल्दी से आप। उसने ये क्लास क्या खत्म है? सर लग रहा है आपसे ज्यादा जल्दी आप बता दीजिए। नहीं, मेरे पास क्लास। इसकी Yes, and many stuff. Thanks to my some super engineers. नहीं, सुपर कैंडिडेट्स को क्लास का निकाल आपको गुस्सा तो आएगा ना, आप पूरे साल एक्स्ट्रा क्लास दे रहे थे, आखिर में आकर भी आपको पता है कि चैप्टर बता रहे हैं। सर वो जो 5 6 7 थे ना वो दिखा देंगे एंड एक सेकंड टिकटॉकर इसकी पिक्चर आ सकती है, मुझे भेज सकती हो पिक्चर? जो लोग ऑनलाइन है वो रुकिएगा, टिकटॉकर इसकी पिक्चर ले रहे हैं आपसे, चीज करें टिकटॉकर पिक्चर साफ आनी चाहिए। अब इसका यही पोर्शन अलग करके मुझे भेज सकते हैं? तुम्हारा बच्चा है साइड में खड़े होके लो ना अकलमंद। चलिए सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्लास खत्म है, इसको इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ट्यूसडे बाहर निकल के ना सर कौन सा